let us look at what are the approaches for valuation of a distressed asset. Now, if you ask me, I will say that valuation of a distressed asset is not much different from the valuation of any other company. And why is that so? That is because whether it's a distressed company or it is a well managed, running, profitable company, ultimately, what is the role and responsibility of a valuation professional in a case like this? His role and responsibility in a case like this is to find out the fair value of that company in that state. तो अगर कोई कंपनी डिस्ट्रेस में है तो वो डिस्ट्रेस्ड कंपनी का क्या फेयर वैल्यू होगी, ये वैल्यूएशन प्रोफेशनल को मालूम करना है. और अगर कोई कंपनी रनिंग एंड प्रॉफिटेबल है तो उस कंपनी की क्या फेयर वैल्यू होगी, तो ये उसको मालूम करना है. तो रियली स्पीकिंग there are not much differences between the valuation of a normal company and a distressed company. The approaches will remain the same and the options that are available, let us discuss them one by one. So number one is the income approach. So how can a distressed company be valued using income approach in the first place? Because typically सोच क्या है, सोच ये है कि अगर कोई डिस्ट्रेस कंपनी है तो दैट इज़ नॉट ए गोइंग कंसर्न, और अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं है तो उसका जो वैल्यूएशन प्रमाइस होगा, उसका वैल्यूएशन प्रमाइस होगा लिक्विडेशन. और अगर कोई कंपनी का वैल्यूएशन प्रमाइस लिक्विडेशन है तो इसका मतलब उसके लिए इनकम अप्रोच वैल्यूएशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं. वैल्यूएशन के लिए तो क्या यूज़ करेंगे, कॉस्ट अप्रोच यूज़ करेंगे. नाउ दिस इज द टिपिकल थिंकिंग, बट दिस कैन बी लुक्ड एट स्लाइटली डिफरेंटली. एंड हाउ इट कैन बी लुक्ड एट स्लाइटली डिफरेंटली, लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप. सो इनकम अप्रोच, if possibilities of turning companies earning positive exist, यानी कि स्ट्रेस्ड कंपनी है, हालत ख़राब है, लेकिन अगर जो भी कंपनी जिस हालत में है उसको असेस करके क्या इस कंपनी में इस चीज़ के लिए पोटेंशियल है कि इस कंपनी की अर्निंग को पॉजिटिव टर्न किया जा सके. तो अगर इस कंपनी की अर्निंग को पॉजिटिव टर्न किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी है, उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी है. कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है वो भी कंपनी के लिए फेवरेबल है. तो अगर कंपनी की डिमांड अच्छी है और कंपनी का कॉम्पिटिटिव सिनेरियो कंपनी के लिए फेवरेबल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस कंपनी की के प्रॉफिट को पॉजिटिवली टर्न किया जा सकता है with some input, some restructuring on all fronts. And how it can be done, let us understand one by one. So number one, valuer will need to examine the possibilities of the company's earnings turning positive. Number two, income capitalization method will not have any meaning in a case like this. Number three, use of discounted cash flow based on the future earning capacity is possible if there is a possibility of companies earning turning positive. Number four, what you do, estimate infusion of new capital. तो अब आप क्या करिए, आप मालूम करिए कि ये कंपनी की अगर अर्निंग को पॉजिटिवली टर्न किया जा सकता है तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, कितनी नई कैपिटल लगेगी, वर्किंग कैपिटल में क्या डालना पड़ेगा, कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा. सो व्हाट ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर विल नीड टू बी incurred और वॉट एवर न्यू कैपिटल विल नीड टू बी इन्फ्यूज, उसका एस्टिमेट करिए. नंबर 5, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अजम्पशंस फॉर द वायबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि भाई ये कंपनी को वायबल किया जा सकता है और उसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा. लिस्ट आउट एवरीथिंग ऑन वन पेज. नंबर 6, प्रिपेयर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस. और अब क्या करिए, नाउ दैट यू नो दिस कंपनी इज एबल टू इज कैन बी टर्न अराउंड, देन make the projected cash flow statement, find out the free FCFE or FCFF, free cash flow for equity and free cash flow for the firm of this company based on the projected cash flow statement. Number 7, find intrinsic value using appropriate cost of capital. That means company की value मालूम करिए using the appropriate cost of capital. And number 8, pre-money and post-money valuation relevant here.
And that is how, in case of distressed asset, income approach can be used for the purpose of valuation, and that is your discounted cash flow method. Number two is the cost approach. The cost approach you will use in case of a distressed asset when you come to the conclusion that this company cannot be turned around. That means the possibility of turning the earnings of this company positive just does not exist. This company has to close down. When you come to that conclusion, what you will do, you will use the cost approach. So cost approach, that means assuming that the company is going in for liquidation, find out the value of the assets. And in a case like cost approach, and especially when there is a distressed company, it is highly unlikely that the shareholders of the company will receive anything. Number three is, can you use market approach in case of distressed company or distressed asset? Let's find out. So market approach, we all know what is market approach. Market approach is when you use the market information for the purpose of valuation of a company. That is the market approach. तो distressed asset अगर कोई है, distressed company अगर कोई है, तो उसके जैसी comparable company मालूम करना बड़ा ही मुश्किल काम है. Remember, as it is, to find a comparable company for a normal company also, it is a big challenge. To find an identical company of a distressed company is even bigger challenge, and that is what we have to remember. So how do we go about the market approach? If a comparable company available in terms of products and facilities, comparable multiples can be used based on scenario post infusion of fresh capital. Number two, if corroborated with the discounted cash flow method, then all the more better. And number three, difficult to find a comparable company in pre-revival time. पोस्ट रिवाइवल में भी पॉसिबल. तो जब तक कंपनी डिस्ट्रेस में है तब तक उसकी कंपेरेबल कंपनी मिलना मुश्किल होगा, लेकिन एक बार कंपनी चल निकलती है तो ऐसी कंपनी की कंपेरेबल कंपनी मालूम करना आसान है. So friends, this is how you will try and attempt to do the valuation of a distressed asset or distressed company using the income approach, using the cost approach, and using the market approach.